लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश जी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में 24 नवंबर के बाद से हिंसा के बाद से जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होगी। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस मुद्दे के बारे में बात कर रही हूं। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और इस पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। जहां एएसआई आज इसकी सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत को पेश करने वाला था, तो वही उसने आज वो पेश नहीं की है। इसके पीछे क्या कारण रहा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट की अब इस मामले में एंट्री हो गई। आपको बता दें कि कल यानी कि जामा मस्जिद की तरफ से, शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार को भी आदेश दिया है। क्या कुछ आदेश दिया है उन्होंने, आइए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश जी से। अविनाश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला दिया है, क्या कुछ कहा है? और इसी के साथ में उन्होंने सीएम योगी को भी फटकार लगाई, मतलब योगी सरकार को भी फटकार लगाई है। क्या आदेश दिया है उन्होंने? हाँ, जो मामला में मुख्य मामला जो है वो सर्वे को लेकर है। जो संभल की निचली अदालत थी, वहाँ से आदेश निकलता है जामा मस्जिद के सर्वे का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मामले में जो मस्जिद कमेटी है उसकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनको नोटिस ही जारी नहीं किया गया था। उनको पता ही नहीं था इस तरीके का कोई मामला संभल की किसी कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है। तो इसी को लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बोले हमारा पक्ष जाने बिना ही इस तरीके के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। तो उसी को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ में सुनवाई हुई और उन्होंने कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दिया है कि जो मस्जिद कमेटी, मस्जिद पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष जो है, उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने आदेश दिया है कि जो निचली कोर्ट का जो फैसला है सीनियर डिवीजन अदालत का, उसके खिलाफ वो चाहें तो जिला कोर्ट में अपील करें या हाई कोर्ट में अपील करें, वो किसी भी कोर्ट में इस पर अपील कर सकते हैं। और जब तो कोर्ट को भी सीधा सीधा आदेश दिया गया है कि जैसे ही ये याचिका आती है 3 वर्किंग डे के अंदर इसको लिस्ट कर लिया जाए और इस पर सुनवाई शुरू हो जाए। और जब तक जो बड़ी कोर्ट है उसकी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक इस मामले में निचली अदालत कोई भी स्टेप नहीं लेगी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख तक के लिए इस पर सुनवाई रिजर्व कर ली है, आगे की सुनवाई 6 तारीख को करेगा। लेकिन जब तक बड़ी अदालत इस सर्वे को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करती है, तब तक निचली अदालत का जो आदेश है उस पर एक तरीके से रोक लगी हुई है। हाँ, कोर्ट ने सर्वे पर रोक जरूर नहीं लगाई है, लेकिन यह कह दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की जाएगी निचली अदालत में, उस सीलबंद लिफाफे को कोर्ट खोलेगा नहीं, वो सीलबंद ही रहेगी। तो अभी अब जो मामला है वो एक तरीके से हाई कोर्ट पर चला गया है और हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो कोर्ट के आदेश के ऊपर चलेगा कि ये सर्वे का मामला जो है आगे बढ़ेगा या इस पर रोक लग जाएगी। इसी के साथ में योगी सरकार के लिए क्या उन्होंने आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, पुलिस वसूली की बात कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां चल रही हैं, इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो संभल में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। जो वहाँ हिंसा हुई है उसको लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और सीधा सीधा योगी सरकार और प्रशासन से कहा है कि आपको निष्पक्ष होने की जरूरत है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से सिर्फ एक पक्ष की ही सुनी जा रही है और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मतलब पूरी तरीके से जो अभी तक चल रहा है, बताया जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं वो सारी की सारी एफआईआर सिर्फ मुस्लिम पक्ष के खिलाफ ही दर्ज हो रही हैं। उन्हीं के जो लोग हैं कि उनको मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो सभी के सभी एक ही धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं। और अब तो सीधा सीधा धमकी दी जा रही है कि आपसे वसूली भी इसकी की जाएगी। और इवन जो कहा जाता है कि भाई इस तरह की हिंसा में यदि किसी की जान चली जाती है तो उसको जो राहत दी जाती है वो कोर्ट सरकार की तरफ से अभी तक वो भी नहीं दी जा रही है। यानी पूरा का पूरा मामला वन साइडेड लग रहा है। उसको लेकर कोर्ट ने सीधा सीधा सरकार से कहा है कि आपकी कार्रवाई निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल एक वन साइडेड पूरा काम चल रहा है। तो उसको लेकर सरकार की ये भी, एक दिन पहले भी आपको पता होगा कि अनुराग दुबे का मामला भी आया था, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मतलब एक तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रहा है और पुलिस सत्ता का मजा ले रही है।
मिलेगी कि एक आरोप में किसी को हम जमानत देते हैं तो आप दूसरा उस पर केस दर्ज कर लेते हैं, दूसरे में जमानत देते हैं तो तीसरा केस दर्ज कर लेते हैं। ये कहानी उसी तरीके की थी जिस तरीके की आजम खां की थी। तो इसी को लेकर कोर्ट बोला है कि आपको एक तो निष्पक्ष रहना है और दूसरा शांति बनाए रखनी है। कोशिश करें कि भाई इस तरीके की जो हिंसा हुई है इसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि प्रशासन का फेलियर है। यदि प्रशासन चाहता तो इस तरीके की हिंसा नहीं होती। जब आपको पता है कि 19 तारीख को जब सर्वे हुआ था तो सर्वे कमेटी की तरफ से ही कहा गया था कि वहाँ थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तो जब आपको पता है कि जब आप अचानक पहुंचे हैं और जब वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे तब वहाँ माहौल तनावपूर्ण था, तो 24 तारीख को तो माहौल तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। जब प्रशासन ही कह रहा है कि भाई 20-30 हज़ार लोग बाहर से आ गए थे, अचानक से इतने लोग बाहर से कैसे आ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन के ऊपर इसी चीज को लेकर उठ रहा है। और अब खैर कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि याचिका तो दर्ज की गई थी कि भाई इस पर सुनवाई हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम ये सही क्या है और गलत क्या है इस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। ये सारी दलीलें जो हैं आप दोनों पक्ष लोग हाई कोर्ट में जाकर दीजिएगा। हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगा। यदि हाई कोर्ट के किसी फैसले पर किसी भी पक्ष को आपत्ति है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। एक चैनल की तरह उससे आइएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सबको जम करते हुए सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के पास कई और भी केस पेंडिंग हैं, तो उसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट उन पर भी सुनवाई करनी है। इसलिए कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि अभी हम इस पर सिर्फ रोक लगा रहे हैं और इसको हाई कोर्ट के पाले में डाल रहे हैं। आप लोग हाई कोर्ट जाइएगा और हाई कोर्ट में इस पर जो भी फैसला होता है उसके आधार पर ही सर्वे का मामला आगे बढ़ेगा। और सर्वे जो क्योंकि सर्वे का भी 8 तारीख तक तो रोक लगाई दी गई है, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल थे उनकी भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि जो हिंसा हुई है उसके चलते हम आगे का सर्वे कर ही नहीं पाए हैं। तो उसी के लिए उन्होंने निचली अदालत में आज उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई। कोर्ट में जब सुनवाई हुई निचली अदालत में तो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा एडवोकेट कमिश्नर ने, तो उस पर उनको समय दे दिया गया है। 8 तारीख को उनको भी रिपोर्ट सबमिट करनी है और 8 तारीख तक की सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा रखी है। और उससे पहले हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष को जाना है और हाई कोर्ट को भी उसी समय सुनवाई भी करनी है 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है शायद वो सोमवार या मंगलवार को उसमें याचिका लगा देंगे हाई कोर्ट में। तो उससे पहले ये सारे फैसले आ जाएंगे और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि भाई सर्वे का काम आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि अभी जो है इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाए, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। इस बीच में आपसे पूछना चाहूंगी अविनाश जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, तो वो क्या मामला और किस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है? हाँ, ये मामला भी एक तरीके से देखा जाए तो संबल से ही जुड़ा हुआ है। जिस तरीके के सर्वे के आदेश दिए गए हैं तो उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। और ये याचिकाएं जो 1991 में वर्शिप एक्ट आया था उसको लेकर, तो वर्शिप एक्ट जब लागू है तो उनका कहना यही है कि भाई इसको पूरी व्यवस्था दी जाए कि जब वर्शिप एक्ट लागू है तो इस तरीके के मामले क्यों उठ रहे हैं। और ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में आया था जब मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं हुफैज अहमदी, उन्होंने कहा था कि भाई अभी हाल फिलहाल में इस तरीके के कम से कम 10 मामले सामने आ चुके हैं कि निचली अदालत में एक याचिका जाती है और उसी दिन सुनवाई हो जाती है, सर्वे के आदेश हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी हो जाती है और सर्वेक्षण भी शुरू हो जाता है। बोले इस तरीके से लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी मामले को लेकर ये 2 याचिकाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दायर की गई है कि जब वर्शिप एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है देश में तो इस तरीके की याचिकाएं क्यों स्वीकार की जा रही हैं और सर्वे के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं। आपको हम बता दें जो 1991 में जो वर्शिप एक्ट आया था तो उसकी जो मुख्य जो धाराएं थी उसमें वर्शिप एक्ट की जो धारा 2 है वो कहती है कि 15 अगस्त 1947 में जो मौजूदा धार्मिक स्थलों की स्थिति है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग भी है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी आगे उस पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा इसकी जो धारा 3 है वो कहती है कि धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा यह भी बताती है कि एक धर्म का पूजा स्थल जो है उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा और ना ही उसके किसी भी एक हिस्से को किसी दूसरे धर्म के स्थल के रूप में बदला जा सकता है। इसकी धारा 4(1) में कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उससे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा।
धारा 4(2) कहती है कि मुकदमे और कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए जो जिस तारीख को ये वर्शिप एक्ट लागू हुआ है उसके बाद से जो भी पेंडिंग केस हैं वो एक तरीके से खारिज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, और यह भी कहा गया था कि यदि कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। तो जब ये सारी चीजें उस एक्ट में लिखी हुई हैं, जब उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, उसके मतलब एक तरीके से उस धर्मस्थल के किसी भी हिस्से में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके के सर्वे के आदेश क्यों दिए जा रहे हैं? हम ये कहते हैं अपने सर्वे के आदेश पर यदि कोई रिपोर्ट आ जाती है और वो कहता है कि नहीं भाई ये इस पर संदिग्ध मामला है, ये मंदिर भी हो सकता है, तो उसके आगे आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आपको उस जो लॉ बना हुआ है आपको उसको किनारे रखना होगा। तो इसी को लेकर ये याचिका दायर हुई है। अब इस पर भी सुनवाई शुरू हो रही है और इस पर देखना है कि कोर्ट का क्या होता है। या तो इसको खारिज किया जाए इस एक्ट को, यदि ये एक्ट बरकरार है संसद से बना हुआ है, तो फिर इस तरीके के सर्वे पर जो आदेश लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। तो अब इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है? कोर्ट का एक तो ये संभल का मामला ही है, दूसरा वर्शिप एक्ट का मामला है, और तीसरा जो मामला उन्होंने योगी सरकार को बोला है कि आपकी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। तो सभी की नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है कि भाई इस जो मामला चल रहा है इस पर कोर्ट आगे क्या आदेश देता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस वक्त कह सकते हैं कि यूपी पर है, मतलब जो भी याचिका जाती है कुछ भी होता है वो ज़रूर उस पर एक्शन लेते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर भी रोक लगाई थी और तमाम उसके निर्देश दिए थे। उसी के अनुसार अगर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप ले सकते हैं, उसके बिना नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अब जो है संभल में हिंसा हुई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और उसके लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किया। आपको एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, जो भी नए हमारे जुड़े उनको हम बता दें कि पॉइंट में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। इसी के साथ सीजेआई ने कहा है कि मामले में सही और गलत क्या है हम अभी ये नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। इसी के साथ सीजेआई ने कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम इसे पेंडिंग रखेंगे, ये सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइनल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदाय में शांति समिति का गठन करें। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है, अहम आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार को, और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की भी दखल दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर यह आदेश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इसके बाद और क्या होता है। कह सकते हैं कि अविनाश जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल दे दी है तो योगी सरकार की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ यूपी में ऐसा होता ही रहता है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में दखल देनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से लगातार यूपी में इस तरीके के मामले आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से राज्य सरकार को सीधा फटकार लगानी पड़ती है, चाहे पोस्टर वाला मामला हो या फिर बुलडोजर वाला मामला हो या एफआईआर, जो जिस तरीके से एक ही आदमी को खिलाफ बार बार आप एफआईआर दर्ज करते हैं, एक मामले में वो जमानत लेके आता है तो दूसरे मामला दर्ज कर लिया जाता है, दूसरे में जमानत लेके आता है तो तीसरा दर्ज हो जाता है। तो और मतलब इस तरीके के मामले दर्ज होते हैं, जैसे एक मुर्गी चोरी का मामला हो गया या किसी मारपीट का मामला हो गया। इस मामलों को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि यदि कोई शख्स पुलिस के पास, यदि पुलिस ने उसको नोटिस दिया है पूछताछ के लिए किसी मामले में जिसमें उसको जमानत भी मिल गई है, तो यदि वो जाएगा तो ये मान के चलिएगा उसको गिरफ्तार ही कर लिया जाएगा। तब जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तब उसको बताया जाएगा कि उसके खिलाफ 2 और मामले दर्ज हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि भाई इस तरीके का प्रशासन नहीं चल सकता है कि आपके राज्य में एक तरीके से हर आदमी डर कर रहेगा, उसे पता ही नहीं है कि पुलिस उसको कब उठा लेगी और उस पर कौन सा मामला दर्ज हो जाएगा। तो इसको लेकर सरकार तो पहले से ही निशाने पर है। और दूसरा संभल का मामला तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप पोस्टर नहीं लगाएंगे, तो लेकिन संभल में बाकायदा पोस्टर छापे जा रहे हैं, पोस्टर दीवारों पर लगाए जा रहे हैं लोगों को। कई तो उसमें अभी नाबालिग पकड़े गए हैं, तो अभी खैर उनकी हम पहचान भी उजागर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से संभल में हो रहा है वो पूरी तरीके से बता रहा है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की चिंता दिखाई दे रही है और वहां कुछ नहीं है। यदि सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है तो इस तरीके की घटना होती नहीं, क्योंकि भाई सर्वे बाकी जगह भी हुए हैं। आपने देखा है कि वाराणसी में भी सर्वे हुआ था, वाराणसी में तो इस तरीके का उपद्रव नहीं हुआ। सर्वे के आदेश मथुरा को लेकर भी दिए गए थे, वहां इस तरीके का तो कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, जब तक दूसरा पक्ष की सुनवाई नहीं होती है
भाई तो तब तक आप कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए? अब यदि दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती और आप पूरी तरीके से वन साइडेड कार्रवाई करेंगे तो उसका विरोध जरूर होगा। यदि दूसरे पक्ष की सुनवाई होती उसके बाद आदेश जारी होते तो संभवतः संभल में जो स्थिति बनी उस तरीके की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि जहां पर भी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्ष की सुनवाई हुई है वहां पर आपने देखा है कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई है। जबकि इससे ज्यादा बड़ा मामला तो वाराणसी का था, लेकिन वाराणसी में आपने देखा बड़े आराम से सर्वे हो गया। वहां तो ये मस्जिद के एक हिस्से को सील भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वहां इस तरीके की किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई है। इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानकर इसी तारीख पर किया गया और लोगों का ध्यान जो है कि मतदान के दौरान जो धांधली हुई उस पर ना जाए। हाँ बिल्कुल, इसकी मान सकते हैं, क्योंकि जो धांधली हुई है कि भाई चुनाव की तैयारियां पहले से ही तय हो गई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार की तरफ से प्रशासन को आदेश थे कि भाई हमको ये सीटें चाहिए, तो अब प्रशासन ने पूरी ताकत लगा रखी थी। आपने उस समय भी देखा था जो वीडियोज आ रहे थे कि उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो मुस्लिम बहुल एरिया था वहां पर लोगों को घर से वोट डालने के लिए निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। उन पोलिंगों पर आप देखेंगे तो वहाँ वोटिंग हुई भी नहीं है। जो भी रिपोर्टें आई उसके बाद तो मतलब हालात इतने थे, जिस बूथ पर 1200 वोट थे वहाँ 15 और 20 वोट खाली डाले गए हैं। तो अब जब उसके वीडियोस बनकर सामने निकल रहे थे कि पुलिस ने देखो बूथ मतदाताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जा रहे हैं और उस बैरिकेड्स को खोल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। भाई ये कौन सा सरकारी काम है कि आप लोगों को वोट नहीं डालने देंगे? तो भाई वोट डालना तो उसका अधिकार है। और उस तरीके के जब मामले सामने आए और उसके वीडियो जब सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हुए तो उससे बचने के लिए अचानक ये संभल का मामला सामने का आ जाता है। और फिर उसके बाद जब 23 तारीख को नतीजे आते हैं और नतीजे में तो साफ पता चल जाता है किस बूथ पर कितना वोट डला है, तो उसका जब पूरी तरीके से खुलासा हो जाता है तो अगले ही दिन संभल का ये मामला 24 तारीख को संभल में अचानक हिंसा की खबर आ जाती है। अब जिस मामले पर चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई लोगों को जो चुनाव में जिस तरीके की धांधली हुई है उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, आज वो चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आज सिर्फ चर्चा किस बात पर हो रही है कि संभल में जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके के सर्वे के आदेश दिए जा रहे हैं, वही मामला कोर्ट पहुंचा है। जबकि दूसरी तरफ 23 तारीख की शाम को स्थिति यह थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम जो चुनाव है इसको पूरे 9 सीटें, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत भी गई थी, बोले हम चाहेंगे कि ये सारी की सारी सीटों पर दोबारा चुनाव हो जाए और इस बार जो चुनाव हो वो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती के साथ हो। लेकिन समाजवादी पार्टी यदि कोर्ट जाती उससे पहले ही संभल का मामला सामने आ गया है और एक तरीके से जो पूरे देश का ध्यान है वो चुनाव से हटकर संभल प्रकरण पर चला गया है। तो ये तो हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि जो सरकार की सोच थी, सरकार एक तरीके से उसमें जरूर कामयाब हो गई है, लेकिन जो संभल में स्थिति बिगाड़ दी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न हो गई है। ये देश के लिए काफी खतरनाक स्थिति हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं संभल में वो वाकई में हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हुई थी। जिस तरह से हिंसा की गई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी उनका स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनके फैसले का स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो वहीं इस बीच आपको बता दूं कि केशव मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है पालन करने का और उसके पालन करने का बोला है कि हम पालन करेंगे उनके आदेश का, सरकार जो है उनके आदेश का पालन करेगी। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने ये बोला है कि समाजवादी पार्टी जो है हमेशा उल्लंघन करती है नियमों का। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उस पर वो उल्लंघन करने का आदेश करती है, उल्लंघन करती है समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल करता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा उसका उल्टा ही जवाब दिया जाता है या फिर उसमें ही उनको घेरने की कोशिश की जाती है। जब सवाल उनसे किया जाता है तो वो उल्टा उन पर ही आरोप लगाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे केशव मौर्य के इस बयान पर आप, अविनाश जी? हाँ, केशव मौर्य ने बोला है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अरे भाई, आपके पास में विकल्प ही नहीं है, आपको कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणी आई है वो टिप्पणी सरकार और वहां के डीजीपी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जो एएसजी हैं राज्य सरकार के KS नटराजन, उनसे सीधा बोला है कि आप अपने डीजीपी से जाकर बोल दें कि यदि हमारे आदेश के बाद जिसके खिलाफ आदेश दिया उस व्यक्ति को आपने छुआ भी तो हम ऐसा आदेश जारी करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जो सोच रहे हैं हम उससे आगे के भी जाकर आदेश जारी कर सकते हैं। एक तरीके से कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यदि उनके आदेश का उल्लंघन होता है तो वो आज तक सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश जारी नहीं हुए हैं, वो आदेश वो राज्य सरकार या प्रशासन के खिलाफ दे सकते हैं। और संभवतः शायद जो डीजीपी साहब दूसरे के गिरफ्तारी वारंट काटते फिर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निकल
जाए। तो इसीलिए यदि केशव मौर्य कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? आप क्या ये बोलेंगे कि हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे? आप ये बोल के तो दिखाइए एक बार अगर कि कोर्ट के जो आदेश आया है वो गलत है और हम इसका पालन नहीं करेंगे। आप जैसे ही ये बोलेंगे आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाएगी। आपको दूसरा, आप सरकार में रहते हुए तो आप कानून का पालन करना आपका जिम्मेदारी है। और यदि कोर्ट से कोई आदेश आ रहा है तो या तो सरकार उसको चैलेंज किए करे या उसको स्वीकार करे। और आप इस तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हम कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल भी आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं विपक्ष का, इसमें विपक्ष का कोई रोल है ही नहीं है। रोल तो भाई कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष का काम तो सरकार से सवाल पूछने का है और विपक्ष वो अपना काम कर रहा है कि भाई ये स्थितियां क्यों आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। तो ये इस मामले में विपक्ष को यदि केशव मौर्य घेर रहे हैं तो एक तरीके से अपनी असफलताएं जो हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कोर्ट में, उन्हें जवाब इस मामले में हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। इस मामले में जो संभल के लेकर, हिंसा को लेकर जो जिस पर विपक्ष सवाल कर रहा है, आपको उनके जवाब देना है। आप विपक्ष को इस चीज़ पर नहीं घेर सकते। विपक्ष तो वहाँ है ही नहीं कहीं पर भी कि जो वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि जो संभल के सांसद जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है वो तो उस दिन वहाँ मौजूद भी नहीं थे। और आप दूसरी तरफ से प्रशासन का ही कहना जो है कि बाहर से लोग आए थे, तो भाई बाहर से जो लोग आए थे वो विपक्षी दलों ने तो बुलाए नहीं थे। तो जिसने बुलाए थे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। तो इस मामले में जो केशव मौर्य बोल रहे हैं, एक तरीके से वो अपनी एक खींची मिटा रहे हैं कि भाई कोर्ट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो आप उसमें विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और कोर्ट का आदेश तो स्वीकार करना ही पड़ेगा और उसका जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा तुरंत ही। इसलिए केशव मौर्य का जो बयान है वो एक तरीके से उनकी सफाई और कुछ नहीं सरकार की तरफ से। बिल्कुल आपने ठीक कहा अविनाश जी। इस बीच देखा जाए जैसे कि संभल में हिंसा हुई, उसके बाद से अब लगातार पुलिस प्रशासन वहां अलर्ट हो गया है और वहां पे ज्यादा लगातार पुलिस जो अलर्ट है और लगातार वहां पर तैनाती है पुलिस की। और आज जुम्मे की नमाज है तो वहां संभल में देखा जा रहा है इस तरह से कि काफी ज्यादा पुलिस फोर्स है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी डर का माहौल है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो पुलिस व्यवस्था आज आपने कर रखी है वो व्यवस्था यदि 24 तारीख को होती तो इस तरीके का कोई भी जो बवाल हुआ है वो बवाल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि डर का माहौल तो बना हुआ है। 3000 लोगों के खिलाफ FIR है और घर घर जाकर ये तलाश किया जा रहा है कि जिस घर में भी 18 साल से ज़्यादा बड़ा उम्र का पुरुष होता है उसको पुलिस हिरासत में ले रही है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में आप वहाँ कोई आसपास में जो भी लोग हैं वो ये तो जो घर के अंदर वो घर से निकल नहीं रहे हैं और या फिर वो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, वो शहर ही छोड़ गए हैं कि भाई यदि वो शहर में रहेंगे, मस्जिद के आसपास के जितनी भी बस्तियां हैं यदि वहां पर वो पाए जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा डर तो यही लग रहा है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि अब जो पुलिस है उसकी FIR में कई महिलाओं के भी नाम है, कई महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। और उसको लेकर यदि पुरुष उनसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में कितने पुरुष हैं और वो कहाँ हैं, कि तो जब हालात ऐसे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आज जो जुमे की नमाज में भी आपने देखा होगा मस्जिद में बहुत कम भीड़ थी। मस्जिद की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि आपके आसपास में जो भी मस्जिद हैं आप वहां नमाज अदा कर लीजिएगा। आपको जामा मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग ज़्यादा आएंगे तो फिर तनाव और बढ़ जाएगा। तो मस्जिद कमेटी की ओर से तो लगातार अपील हो रही है, दुकान खोलने की बात वो कह रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, बोले बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर ही है कि प्रशासन 4-5 दिन से क्या कर रहा है। अगर प्रशासन की तरफ से जब 19 तारीख को जब तनाव पैदा हुआ था तो उसके बाद ही उसको सचेत हो जाना चाहिए था। 22 तारीख को भी जुमे की नमाज हुई थी, उस समय भी कोई हिंसा नहीं हुई थी। यानी कि जो भी कुछ हुआ है उसके बाद ही हुआ है और बाद में क्यों हुआ है इसके लिए सीधा सीधा सवाल प्रशासन से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस समय तो प्रशासन एक तरफ से जो भी कार्रवाई कर रहा है वो वन साइडेड ही कार्रवाई कर रहा है। और जो वीडियोज़ जारी भी हो रहे हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि कई वीडियोज़ ऐसे आ रहे हैं जिनमें प्रशासन ही उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए हर दिन उनके एक नए बयान सामने आ रहे हैं, नई कहानी सामने आ रही है। तो अब बाकी का जो भी है वो कोर्ट के जो हाई कोर्ट में पहुंच के ने याचिका जानी है और उसके बाद संभल की हिंसा को लेकर भी दूसरी याचिका, दूसरे पक्ष के अभी तक जो याचिकाएं दायर हुई हैं वो सारी याचिकाएं प्रशासन की तरफ से ही है। अब दूसरा पक्ष जो 4 लोग मारे गए हैं उनकी तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं, कोर्ट में शिकायत की गई है और उनमें मैक्सिमम में पुलिस और प्रशासन को ये पार्टी बनाया गया है। तो ये देखना है कि भाई उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने तमाम जानकारी दी इस खबर पर। तो दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DB लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।